Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर इशू के बारे में, जिसमें आमतौर पे मेल पार्टनर को इनफर्टिलिटी होती है और उसको एजोस्पर्मिया होता है। एजोस्पर्मिया जब एडवांस स्टेज की हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, है ना, जब काफी ट्रीटमेंट उसका वो करा चुका होता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, तब आगे जाकर के उसका जब टीसा कराया जाता है ना, टेस्टिकुलर बायोप्सी कराई जाती है, तो उसमें उसको ये डायग्नोसिस मिलती है कि मैच्योरेशन अरेस्ट हो चुका है। ये मैच्योरेशन अरेस्ट क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बेसिकली मैच्योरेशन अरेस्ट होता क्या है, कितने तरीके का ये मैच्योरेशन अरेस्ट होता है, क्या क्या उनके मतलब होते हैं, इसी तरीके से इसके कॉमन कॉजेस क्या हैं मैच्योरेशन अरेस्ट के, ये क्यों होता है, अगर आपका जो है मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके दोबारा से स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं, स्पर्म डेवलप हो सकते हैं, स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, आपको घबराने की जरूरत है या नहीं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा मेडिकेटेड टर्म को यूज ना करते हुए बिल्कुल आम लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की हम कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली मैच्योरेशन अरेस्ट होता क्या है। देखिए, जो स्पर्म के जो सेल होते हैं इनको हम लोग स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो मैच्योरेशन अरेस्ट में क्या होता है कि स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं, स्पर्म के जो सेल होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे वो स्पर्म डेवलप नहीं हो पाता है, वो जो सेल हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, स्पर्म नहीं बन पाते हैं वो। तो इसी कंडीशन को हम लोग जो है मैच्योरेशन अरेस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, स्पर्म आपके प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। ये बात हो गई सिंपली कि क्या हो गया, मैच्योरेशन अरेस्ट हो गया है। ये दो तरह का होता है मैच्योरेशन अरेस्ट, एक को हम लोग कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट कहते हैं और दूसरे को हम लोग इनकम्प्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैच्योरेशन जो होता है, मैच्योरेशन मींस कि जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये जो सेल्स होते हैं, तो ये क्या होता है कि इसकी बहुत सारी लेवल्स होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कि जिन स्टेजेस में जाने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद फिर लास्ट में वो स्पर्म बनता है। तो कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट में क्या होता है कि प्राइमरी लेवल पे ही जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वहीं पर वो मैच्योर नहीं हो पाता और जो है उसका मैच्योरेशन अरेस्ट जो होता है, उस कंडीशन में हम लोग उसको कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इसमें आमतौर पे क्या होता है कि अगर कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट है तो ये पेशेंट आमतौर पे एजोस्पर्मिया का होता है और इसका स्पर्म काउंट जो है वो नील ही आता है। दूसरा जो है इनकम्प्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है, कुछ लेवल में जाने के बाद स्पर्म उसका जो है मैच्योर होता रहता है, लेकिन वो जो एक एंड प्रोडक्ट चाहिए, स्पर्म स्पर्म जो डेवलप होना चाहिए वो स्पर्म डेवलप नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोग इसको इनकम्प्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें भी आमतौर पे स्पर्म काउंट जो होता है वो जो है जीरो ही होता है, एजोस्पर्मिया ही होता है, स्पर्म काउंट उसका नील ही होता है। कुछ लोग इसको हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, इनकम्प्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट को हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, वो अलग बात है, इसको आप किसी भी नाम से दीजिए, कहिए इसको, बट इसमें स्पर्म काउंट आपका नील ही होता है, आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट ही होते हैं। इसके कॉजेज की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, मल्टीपल असबाब हैं इसके कि किसी शख्स में ये मैच्योरेशन अरेस्ट जो होता है वो क्यों होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका टेस्टिकुलर फेल्योर। टेस्टिकुलर फेल्योर की वजह से प्रॉपर वे में आपका जो टेस्टिकल्स है वो वर्क नहीं कर पाता है, और वो क्यों नहीं वर्क कर पाता है उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कारण होते हैं, वो हमने बहुत डिटेल में एक दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, जो अभी पिछली एक दो वीडियो में हमने आपको बताया था टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में, तो उसमें हमने बहुत सारी डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की हुई, तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि टेस्टिकुलर फेल्योर क्यों होता है तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां पर वो सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिकुलर फेल्योर में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है वो है आपके हार्मोनल इंबैलेंस को, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये हार्मोनल इंबैलेंस क्या होता है और ये कैसे होता है और इसकी वजह से टेस्टिकुलर फेल्योर क्यों हो जाता है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हमारा हार्मोन होता है ना, हाइपोथैलेमस के अंदर जो पिट्यूटरी आता है अंडर में, उसका जो दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए, एक क्या, एलएच और दूसरा एफएसएच।
है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी तरीके से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इन दोनों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये क्या करता है कि आपके टेस्टिकल्स को जो है स्टिमुलेट करता है कि आप प्रॉपर वे में वर्क करिए, प्रॉपर वे में जो है आप जो है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी आमतौर पे जो है इसको स्टिमुलेट करता है। ये एलएच और एफएसएच की को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होती है। आमतौर पे ऐसे लोगों में क्या होता है कि इन दोनों का ही एबनॉर्मलिटीज होती हैं, एफएसएच और एलएच जो है इनका इम्बैलेंस हो जाता है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, ऐसे लोगों में मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है। टेस्टिकुलर फेल्योर होता है पहले, और फिर टेस्टिकुलर फेल्योर की वजह से ऐसे लोगों में मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आमतौर पे आप किसी से अगर कंसल्ट करेंगे मैच्योरेशन अरेस्ट के केस में, तो वो लोग आपसे कहेंगे कि इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और हकीकत बात यही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना इजी नहीं होता इसको ट्रीट करना। अगर मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है तो इतनी आसानी से नहीं सही होता है ये। और अगर हम मॉडर्न पैथी की बात करें, है ना, अगर हम बात करें एलोपैथ की, तो वहां पर भी इसके ट्रीटमेंट के कोई ऑप्शंस नहीं है। वहां पर एक ऑप्शन जो आता है इसके लिए वो है आईवीएफ, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द आईवीएफ केसेस में आपको डोनर जो है इसमें आपको लेना पड़ता है, स्पर्म डोनर आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आईवीएफ का प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में आप लोगों को क्या बताऊं, इसके इतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, तो इसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसको बैलेंस किया जा सकता है, और उसके बैलेंस करने के साथ साथ आपका जो टेस्टिकुलर फेलियर हो रहा है या फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैसी कैसी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं। ये एक बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हैं हम लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैच्योरेशन अरेस्ट होता है ये भी नॉर्मल होता है लोगों में। हमारे पेशेंट हैं कई सारे जिनमें ये बायलेटरल मैच्योरेशन अरेस्ट हो चुका था, दोनों ही टेस्टिकल्स में उनको मैच्योरेशन अरेस्ट हो चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स उनका एक टेस्टिकल जो है नॉर्मल हो चुका है, और उनका जो है नॉर्मल वहां पे सेल्स मिल चुके हैं, स्पर्म उनको वहां पे पाए जा चुके हैं। दूसरे में भी जो उनको जो है कंप्लीट मैच्योरेशन अरेस्ट था वो इनकम्प्लीट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह भी हमारे पास उनकी हैं, बट वो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि वो बहुत ज्यादा हम शेयर नहीं करना चाहते। बट ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप लोगों को देखो परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ऐसी डिजीज आपके अंदर डेवलप हो जाए, ऐसी बीमारियां अगर आपके अंदर आ जाएं, तो इतना ज्यादा आप परेशान मत हो जाइए, घबराइए मत कि अब आपका कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा हरगिज नहीं है। हर्बल मेडिसिन के थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर उनको फॉलो करके आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, देखिए टाइम टेकन ट्रीटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी आसानी से ठीक तो नहीं होता है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी, और ये भी हम मानते हैं कि टाइम टेकन तो ट्रीटमेंट है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, सब्र के साथ आपको इलाज करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ठीक ना हो। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है टेस्टोस्टेरोन की जो थेरेपी दी जाती है मेडिसिन के थ्रू, हर्बल मेडिसिन के थ्रू, ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। आपका एफएसएच का लेवल जो है नॉर्मल हो जाता है, एलएच का लेवल नॉर्मल हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ये बैलेंस में आ जाता है, और उसके बाद जो है जो टेस्टिकुलर फेल्योर हो रहा होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद जो मैच्योरेशन अरेस्ट का जो प्रोसेस होता है वो भी धीरे धीरे करके वो पहले कंप्लीट से इनकम्प्लीट होता है, फिर धीरे धीरे जो है स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस है, आपको थोड़ा सब्र के साथ इलाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये कि ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको इसके लिए आप फिक्रमंद हैं तो आप एक मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट जरूर ढूंढिए, यूनानी फिजिशियन से आप कंसल्ट करिए, इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको जरूर मिलेगा। दो तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं आमतौर पे जिन लोगों में एजोस्पर्मिया होता है। एक तो ये कि कुछ लोगों को इसके बारे में अंदाजा ही नहीं होता कि ये एजोस्पर्मिया है क्या, वो एक नॉर्मल डिजीज समझते हैं बिल्कुल इसको, और बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, इसको जानने की कोशिश करिए। ये कंडीशन चूंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों में पाई जा रही है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इतना लाइटली आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप इसके बारे में समझें कि ये डिजीज एक ऐसी डिजीज और बीमारी है कि इसका कोई भी साइंटिफिकली अच्छा ट्रीटमेंट आज तक अवेलेबल नहीं है।
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट होता है। तो आप इसको गनीमत जानिए और वक्त रहते हुए इसका प्रॉपर वे में आप ट्रीटमेंट लीजिए। इंशाल्लाह ये जो परेशानी है आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। और दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इतना ज्यादा परेशान होते हैं, अपनी लाइफ से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि वो लोग सुसाइड के बारे में भी सोचने लगते हैं। वो लोग ये सोचते हैं, इतना ज्यादा वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, इतना ज्यादा जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है और वो ठीक हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ना उम्मीदी मत करिए आप, ना उम्मीदी जो है वो कुफ्र है, ना उम्मीद बिल्कुल भी मत होइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की किरण जो है वो आपके लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है और हमारे यहाँ इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोग एक मरतबा अगर आपको मैच्योरेशन अरेस्ट भी हो चुका है या आपको ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट आपके कम है या नील है या कोई दूसरे प्रॉब्लम्स हैं आपको, है ना, स्पर्म से रिलेटेड इनफर्टिलिटी है आपको, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो एक मरतबा आप कंसल्ट करिए। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। इतना इजी हमने कर दिया है आप लोगों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इन चीजों को समझते हैं, पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए इन चीजों को। इतना इजीली आप ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं घर बैठे, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। कॉल पे डिस्कशन होता है, हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, उसके बाद हम मेडिसिन आपको एडवाइस करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपके एड्रेस पे मेडिसिन यहाँ से डिलीवर होती हैं। तो फिर क्या परेशानी है इसमें, आप आसानी से ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया मैच्योरेशन अरेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है, हमने बताया आपको कि कितनी तरीके का होता है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, क्यों होता है इस पर ये जो मैच्योरेशन अरेस्ट होता है ये क्यों होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपके लिए मुनासिब क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की आप लोगों की समझ में आई होगी और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।